दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का 20वां एपिसोड है। दोस्तों, धीरे धीरे ये कहानी हमारी अंतिम दिशाओं तक जा रही है और धीरे धीरे कहानी आकर्षक होती जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रशांत का बदला हुआ रवैया देखकर सारांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसा प्रशांत ने कहा उसने वैसा ही किया और कार में बैठ गया। तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो आज हमें उस इंसान से कम है, इसलिए मुझे इस मजबूरी में उस इंसान का चेहरा देखना पड़ेगा। अगर मैं मजबूर नहीं रहता तो उस इंसान का चेहरा कभी नहीं देखता। फिर सारांश ने पूछा, कौन है वह इंसान? तभी प्रशांत ने गुस्से भरी नजर में कहा, आदित्य ओबरॉय। आदित्य का नाम सुनकर सारांश के होश उड़ गए। आदित्य ओबरॉय वही जो इंटरनेशनल कंपनियों का मालिक है। आदित्य को सभी लोग जानते थे और उस हैकिंग कंपटीशन में आदित्य को भी वहां बुलाया था। वहां पहुंचकर सारांश ने प्रशांत से कहा, मैं अपना सॉफ्टवेयर सेटअप करता हूं, तुम जाकर आदित्य को ढूंढो। प्रशांत का आदित्य से मिलना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस हैकिंग कंपटीशन में आदित्य के लिए सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। वह इतना वीआईपी इंसान है उस हैकिंग कंपटीशन में कि लोग उससे मिलना तो क्या, उसे देख भी नहीं सकते हैं। तभी प्रशांत ने सिर हिलाते हुए उससे कहा, ठीक है, तो हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो सारांश भाई तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, सारांश ने इतना कहा और वह सॉफ्टवेयर सेटअप करने लग गया। उन्हें काव्या को बचाने की पूरी कोशिश करनी थी क्योंकि उसके बिना उनका जितना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर जैसे ही सारांश टेस्टिंग मेन्यू की तरफ जा रहा था तो वह आशीष गुप्ता से टकरा गया। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। टेस्टिंग हॉल इतना बड़ा होने के बावजूद वह एक दूसरे से टकरा गए। सारांश उसे देखकर मुंह फेरने वाला था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, आशीष गुप्ता ने उसे देख लिया था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान थे। कुछ साल पहले आशीष गुप्ता ने सारांश को बहुत बड़ा धोखा दिया था, तो सारांश ने खुद से वादा किया था कि वह उससे कभी नहीं मिलेगा और जब भी वह उससे मिलेगा तो उसे जान से मार देगा। अगर किसी का खून करना कानूनन गुण नहीं होता तो वह आज इसी वक्त आशीष गुप्ता को जान से मार देता। तभी आशीष ने उससे कहा, तो ये तुम हो सारांश? काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। तभी सारांश ने उसे जवाब दिया, हाँ वाकई बहुत समय हो गया है। वैसे अच्छे लोग तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, पर तुम तो आज भी जिंदा हो और तुम ठीक भी हो सारांश उसके मुंह पर अपने शब्दों से तमाचा मारने की कोशिश कर रहा था। आशीष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भी उसे मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने बहुत पहले ही सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी गंदगी भरी जिंदगी कौन जीना चाहता है। एक बार सारांश ने आशीष गुप्ता से बदला लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसने अपना केस वापस ले लिया था। जब उसने आशीष के खिलाफ केस फाइल किया था तो उसके केस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसके सामने आशीष गुप्ता बहुत पावरफुल इंसान था। वह उससे बदला लेने में ही फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने आशीष गुप्ता से दुश्मनी मोल लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर ली थी। आशीष गुप्ता ने उसे अपने शहर से बाहर निकलवा दिया था। आशीष गुप्ता उसे शहर में सारांश को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था, इसलिए सारांश उससे छुपकर शहर के एक छोटे से कोने में अपनी बहन के साथ रहने लगा। उसकी जिंदगी एक दर्द बन चुकी थी। समय के साथ उसकी नफरत आशीष के लिए काम तो नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन यह नफरत सारांश को हर दिन बस यही याद दिलाती थी कि उसका आशिक से बदला लेना नामुमकिन है। वह कब का हार मान चुका था, पर भगवान का शुक्र है कि उसे यह मौका दोबारा मिला है और वह इस मौके को दोबारा अपने हाथ से नहीं जाने देगा। सारांश अपनी नफरत छुपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि मैं जिंदा हूँ,
मैंने तुम्हें बहुत निराश कर दिया ना, क्या कर सकते हैं यार, वक्त वक्त की बात है। तभी आशीष गुप्ता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, हाँ वह तो है, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। सारांश उससे और बातें नहीं करना चाहता था, फिर उसने इन सारी बातों को टालते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह आशीष गुप्ता के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि वह वहां क्यों आया था। अगर आशीष को पता चल जाता तो वह उनका पूरा प्लान खराब कर देता। तभी आशीष गुप्ता उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया और उसके बॉडीगार्ड सारांश को पीछे से घेर कर खड़े हो गए। वह बस इसका ही इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बॉस कहे और वह सारांश को मार डाले। तभी सारांश ने कहा, मेरे रास्ते से हटो। आशीष गुप्ता ने उससे चिल्लाकर पूछा, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए हो। सारांश, मुझे तीसरी बार तुमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सारांश एक कदम पीछे हटा और उसने आशीष से कहा, इतनी भीड़ में तुम्हारी मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। तभी आशीष जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो 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 उस चोर को। और उसके बॉडीगार्ड ने सारांश को चारों तरफ से घेर लिया। उसका प्लान बहुत ही सरल था और आशीष के लिए तो ये रोज का काम था। सारांश वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है और आशीष के बॉडीगार्ड ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया। तभी सारांश के जेब से एक सीडी बाहर निकल कर पड़ी। ये देखकर सारांश के चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे उसका दिल बाहर निकल गया हो। मुझे जाने दो। सारांश ने वहां से जाने की बहुत कोशिश की। सारांश ने उस सीडी को उठाने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने जूते से उस सीडी को तोड़ दिया। तभी आशीष ने सारांश का उड़ा हुआ रंग देख वह समझ गया। फिर उसने सारांश से कहा, अरे तुम्हारी शक्ल तो देखो इतनी बिगड़ी हुई हो गई। जरूर इस सीडी में कुछ इम्पोर्टेंट था। उस सीडी के बिना वह आशीष गुप्ता को नहीं हरा सकते थे और बदला वह तो मानो एक सपना बनकर रह जाता। सीडी अब भी आशीष गुप्ता के पैरों के नीचे दबी हुई थी। अभी आशीष उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे देखने तो दो, इसमें है क्या, क्या इसमें कोई सॉफ्टवेयर है। सारांश उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आशीष गुप्ता मुझे मेरी चीज वापस कर दो। वह जितना ज्यादा चिल्ला रहा था, आशीष को उतना ही अच्छा लग रहा था। उसे इस तरह से परेशान देखकर आशीष को बहुत मजा आ रहा था। वह नीचे झुका और उससे कहने लगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा है। सच में यहाँ सभी ने देखा कि तुमने यह मुझसे चुराया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे अपना कहने की, होश में तो हो। आशीष ने फिर से एक बार उसका मजाक उड़ाया। सारांश की आंखें अब और भी गुस्से से लाल हो रही थी। कुछ साल पहले जब आशीष ने सारांश का सॉफ्टवेयर छीना था, तब भी उसने यही बात की थी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा है, यह मेरा है, तुमने ये मुझसे चुराया है और मानना पड़ेगा। तुम्हें तो इसकी दाग देनी होगी कि तुम मेरी चीज को अपना कह रहे हो। कि मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के, तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये सारी बातें सारांश को याद आ रही थी। ये वह बातें थी जो बीते वक्त में आशीष ने उससे कही थी, बिल्कुल जैसे ही आज भी मुझसे यही बातें कह रहा था। ये चीज उसकी थी, ये सॉफ्टवेयर उसने बनाया था पूरी मेहनत और लगन के साथ, पर किसी तरह वह एक ही रात में आशीष गुप्ता का हो गया था और उसने सारांश को चोर साबित कर दिया था। आशीष गुप्ता ने पहले उसे 1 महीने की जेल भी करवाई थी और उसने ये भी कोशिश की थी कि उसका 1 महीना जेल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा महीना हो। आशीष गुप्ता ने उसे टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। आशीष गुप्ता की पहुंच बहुत ऊपर तक थी और उसने अपनी उसी पहुंच का फायदा उठाया था। सारांश ने आशीष गुप्ता से बहुत मिन्नतें की तब भी और अब भी। तब उसने यह मिन्नत की थी कि वह उसे जेल से छुड़ावा दे और आशीष गुप्ता एक शर्त पर मन भी गया था।
कि वो उसके लिए खुद को सौंप दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आशीष गुप्ता ने कहानी को और भी ज्यादा ट्विस्ट कर दिया। उसने सारांश को इस तरह से परेशान कर दिया कि उसकी बहन को आशीष से भीख मांगनी पड़ी और अपने भाई की आजादी के लिए अदिति मान गई थी। वो करने के लिए मान गई थी जो सारांश कभी नहीं चाहता था। आशीष गुप्ता ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। आशीष गुप्ता ने उसे हर दिन टॉर्चर ही नहीं किया, बल्कि अपने आदमियों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया, अपने भाई की सेफ्टी के लिए। अदिति ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रही, पर धीरे धीरे उसने हकीकत से समझौता कर लिया था। जब सारांश को जल्दी जेल से रिहा कर दिया था, तब तक अदिति के अंदर कुछ नहीं बचा था और वह पागल हो चुकी थी। तो आशीष गुप्ता ने एक जिंदा लाश को अपने पास नहीं रखा और उसे छोड़ दिया। और जब सारांश को ये पता चला तो वह आशीष को जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। ये सारी बातें सारांश के दिमाग में एक स्टोरी की तरह घूम रही थी। उसकी बहन ने उसकी रिहाई के लिए क्या कीमत चुकाई थी। तो वह रुक गया और इस हालत में अपनी बहन की जिंदगी को और भी नरक बनते नहीं देख सकता था। और उसने जो किया उसके लिए जरूरी था। उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी होगी। पर हाँ, आशीष गुप्ता उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने सारांश का उसे शहर में जीना, रहना और नौकरी ढूंढना सब मुश्किल कर दिया था, ताकि वह लोग भूख और जिल्लत से ही मर जाए और पूरी तरह से वह उसका सॉफ्टवेयर अपने नाम कर ले। इसलिए जिंदा रहने के लिए सारांश ने वह शहर छोड़ दिया और अपनी बहन की जिंदगी के लिए वह एक छोटे से विलेज में जाकर बस गया। उसे लगा कि शायद इस जगह पर उसकी बहन शांति से रह सकती है। यहाँ पर उसे सताने वाला भी कोई नहीं होगा। वह हर रात सपने में आशीष गुप्ता को जान से मरता था। हालांकि सुबह उठने के बाद हकीकत कुछ और ही होती थी और उसे पता चलता था कि उसका सपना बनकर ही रह जाएगा। उसकी उम्मीद आशीष को मारने के लिए जब तक बाकी रहेगी, जब तक उसकी सांस चलेगी, उसे उम्मीद थी कि वह कभी ना कभी अपना बदला जरूर लगा। भगवान का शुक्र था कि उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी और उसकी मदद करने के लिए, उसको यह मकसद देने के लिए उन्होंने काव्या को भेज दिया। उसे उसने बदले की एक उम्मीद दी थी और वह उम्मीद उस सीडी में बंद थी और एक बार फिर से वह आशीष गुप्ता के हाथ लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान उसके साथ शायद मजाक कर रहे हो, उसे एक पल उम्मीद देकर दूसरे ही पल छीन रहे हो। वह आशीष से कहता है, आशीष मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ये सीडी मुझे वापस कर दो। अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, प्लीज आशीष मुझे वह सीडी दे दो। आशीष गुप्ता ने सोचा ही नहीं था कि सारांश इस तरह से उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, एक मिनट, क्या मेरे कान बज रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तुम मुझसे भीख मांगोगे। सारांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अंदर ही अंदर आत्मसम्मान का घुट पी लिया। आशीष मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इतना सुनने के बाद आशीष गुप्ता राक्षसों की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी वहां चारों ओर गूंज रही थी, यानी कि यह सीडी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो तुम मुझसे भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। मतलब मामला गंभीर है। अब सारांश का गला भर चुका था। वह ऐसी सिचुएशन में हारना नहीं चाहता था। उसे पता था कि यह जीत उसके लिए जितना मायने रखती है, उससे ज्यादा काव्या के लिए मायने रखती है। आशीष को सारांश की हर एक हार में अपनी जीत नजर आ रही थी। उसका मूड आज बहुत अच्छा था। आज उसे ओबरॉय कंपनी के साथ पार्टनरशिप मिलने वाली थी। उसे पूरा यकीन था कि यह कंपटीशन सिर्फ उसकी कंपनी ही जीतेगी और जीतने के बाद अवार्ड मनी के साथ पार्टनरशिप भी उसे ही मिलने वाली है। और उसने उस घटिया औरत काव्या से भी बदला ले लिया था, जैसा उसने प्लान किया था। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था और अब सारांश उसके सामने भीख मांग रहा था। आशीष सिंह टैंकर खड़ा हो गया और
उसने सारांश को नीचा दिखाने के लिए उससे कहा, एक काम करते हैं, तुम्हें ये वापस चाहिए ना? मैं जरूर तुम्हें इसे वापस दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्तें हैं। तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठकर 3 बार मेरे जूते से तुम्हारा सर रगड़ना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें सीढ़ी दे सकता हूँ। अगर वह इस वक्त इतना मजबूर नहीं होता तो वह आशीष गुप्ता को अपने घुटनों में ला सकता था, लेकिन वह सिचुएशन जानता था। उसने खुद को शांत किया। वह इस तरह काव्या का प्लान फेल तो नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वह जानता था अगर उनका प्लान आज फेल हो गया तो जिंदगी भर उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा और आशीष गुप्ता को तो और ज्यादा पावर मिल जाएगी और इसके बाद आशीष गुप्ता उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसने कुछ सोचा। वक्त की नजाकत को समझते हुए सारांश ने खुद को कंट्रोल किया और आशीष के सामने घुटने टेके और उसके पैरों में अपना सर रगड़ने लगा। सारांश पर यह सबसे बड़ा अत्याचार था, खुद के दुश्मन के जूते पर अपना सर रगड़ना। अगर सारांश उस वक्त इनकार कर देता तो आशीष उस सीढ़ी को तोड़ देता। सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन बस बंद होने ही वाला था। वह इतना अच्छा मौका अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। सारांश ने खुद से वादा किया कि आज उसके साथ जो हुआ उसका भुगतान आशीष गुप्ता को करना ही पड़ेगा, और वह भी इसकी डबल कीमत पर। उसने आज जो बेइज्जती सही है, आशीष गुप्ता को उसे 3 गुना ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ेगी। सारांश के दिल में आशीष के लिए बदले की आग भड़क रही थी। आशीष गुप्ता की राक्षसों वाली हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने अपना पर सारांश के कंधे पर रखा और दम लगाते हुए उससे कहा, सारांश, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक अच्छा कुत्ता जरूर बनोगे। जैसे एक कुत्ते का सर थपथपाते हैं, वैसे ही उसने उस सीढ़ी से सारांश का सर थपथपाया और कहा, ये तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हारा हुआ, और अगली बार किसी गलत इंसान पर भौंकने की कोशिश मत करना, वरना आज जो हुआ है ना, आगे जो होगा उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आगे तो तुम मेरे बारे में जानते ही हो। ये कहता हुआ आशीष गुप्ता हंसता हुआ वहां से चला गया। उसे भरोसा था कि सारांश कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगर वह कंपटीशन में हिस्सा ले तो किंग कोंग सॉफ्टवेयर को हराना तो दूर की बात, वह शायद उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। वह सारांश की काबिलियत जानता था, क्योंकि वह वही तो था जिसने सारांश का सॉफ्टवेयर किंग कोंग को चुराकर अपना बना लिया था। वह ये भी जानता था कि सारांश एक समय पर जीनियस हुआ करता था, लेकिन अब वक्त और हालात ने उसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अब गुप्ता कंपनी के किंग कोंग सिक्योरिटी सिस्टम की मार्केट में एक अच्छी खासी पोजीशन बन चुकी थी, जबकि सारांश धीरे धीरे अपनी लाइफ की सीढ़ियां से नीचे उतर रहा था। उसने बीच में किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था और न ही उसे मौका मिला था कि वह खुद को अपडेट कर सके, और आशीष को दिल से यकीन था कि सारांश कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के आगे क्या कहा जा सकता था कि सारांश कितना भी जोर लगा ले, किंग कोंग सिक्योरिटी सिस्टम में जिन इंजीनियरों का दिमाग लगा है, वो उन इंजीनियरों के सामने सारांश कुछ भी नहीं है। सारांश उस सिक्योरिटी सिस्टम को कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह उसे कभी नहीं हरा पाता। अगर उसके साथ काव्या जैसी कंप्यूटर जीनियस नहीं होती तो, लेकिन आशीष गुप्ता को कहाँ पता था कि उसके पैरों के नीचे दबी हुई सीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर था वह किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाया था, वह तो काव्या ने बनाया था, जो 10 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में जीनियस बन चुकी थी। लेकिन आशीष गुप्ता को इसका कोई अंदाजा नहीं था। सीढ़ी अपने हाथों में आने के बाद सारांश को थोड़ा चैन मिला। इस सीढ़ी को आशीष गुप्ता से वापस लेने के लिए उसने कितने पापड़ बेले थे, इसका अंदाजा वह खुद ही लगा सकता है। लेकिन वह जानता था कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह उसके जीने के मकसद के लिए हो रहा है, और आशीष गुप्ता को नीचा दिखाना, उसे तबाह कर देना। उसे पता था कि यह मिशन जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट था, उससे कई
गुना ज्यादा काव्या के लिए यह इम्पोर्टेंट था। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की और खड़े होने के बाद उसके मुंह से अजीब टेस्ट आ रहा था, क्योंकि उसके मसूड़े से खून आ रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में अपने दांत कुछ ज्यादा ही पीस लिए थे। फिर सारांश ने एक लंबी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब वक्त बहुत कम बचा है और वह जल्दी से वहां से भागा, चाहे कुछ भी हो जाए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले ही उसे अपना सॉफ्टवेयर रजिस्टर करवाना ही था। फिर उसे याद आया कि प्रशांत न जाने किस हाल में होगा, कहाँ होगा और उसे आदित्य मिला होगा या नहीं। प्रशांत के साथ चीज बेहतर थी, उसे सारांश की तरह मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। प्रशांत का दिमाग बहुत ही तेज चलता है। उसने अपने सीनियर राजीव को फोन करके डायरेक्टली आदित्य का नंबर मांगा। ऐसा पहली बार था जब प्रशांत खुद ही आदित्य से बात करना चाह रहा हो। पहले कभी उसे आदित्य की परछाई भी नजर आती थी तो वह अपना रास्ता बदल लेता। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वह आदित्य से नफरत करता है, लेकिन वह ये बात भी जानता था कि इस सिचुएशन से अगर उन्हें कोई बाहर निकल सकता है तो वह आदित्य ही है। उसका कॉल आते ही आदित्य ने अपने सिक्योरिटी से प्रशांत को बुलवा लिया। वह जानता था कि प्रशांत उसके पास आया है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रशांत सिक्योरिटी के साथ उसे रूम में आ गया जहां आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक का। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सबको सब्सक्राइब कर दे। और आपको यह वीडियो कैसी लगे है कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।